हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपको पता है कि यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे चैनल पर सोशोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो इससे पहले के पार्ट चैनल पे अपलोडेड हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उनको भी जा कर के देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कल हमारा जो लेक्चर था वो बेस्ड था आपके जो डाउट्स थे उन पर। आज हम फिर से क्वेश्चन सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम कुछ अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर आपको साथ साथ में मैं चीज़ों को एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी ताकि आपका रिवीजन एंड प्रैक्टिस दोनों ही होता रहे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। शिल्प या फिर कारीगरी इसको बोलते हैं, इसकी मूल प्रवृत्ति और लाभ की प्रेरणा में किसने अंतर किया है? शिल्प की मूल प्रवृत्ति और लाभ की प्रेरणा में किसने अंतर किया है? ऑप्शन है सोरोकिन, मार्क्स, वेबलेन या फिर मिल्स। इसको अगर हम इंग्लिश में कहें तो इसको कहेंगे इंस्टिंक्ट ऑफ क्राफ्टमैनशिप एंड डेराइव्स ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो आपको बताना है ये किसने इसके बीच अंतर किया था। ऑप्शन सोरोकिन, मार्क्स, वेबलिन या फिर मिल्स। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट का सी करेक्ट है, वेबलिन। वेबलिन ने बताया था इंस्टिंक्ट ऑफ क्राफ्टमैनशिप और डेराइव्स ऑफ प्रॉफिट, इनके बीच में इन्होंने डिफरेंशिएट किया था। शिल्प की मूल प्रवृत्ति और लाभ की प्रेरणा, इसके बीच में इन्होंने अंतर किया था वेबलिन ने। सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटेलेक्चुअल क्राफ्टमैनशिप का मुहावरा किसने प्रयोग किया? ये भी पहले वाले क्वेश्चन से संबंधित ही है कॉन्सेप्ट, और थोड़ा सा आप दोनों में कंफ्यूज हो जाते, तो इसलिए मैंने सोचा कि दोनों एक साथ ही आप लोगों को बता दिए जाए। तो इंटेलेक्चुअल क्राफ्टमैनशिप, इसको क्या बोलेंगे आप हिंदी में? बुद्धिमत्तापूर्ण शिल्पकारिता, ये कह लो। वैसे इसको इंग्लिश टर्म ही याद रखिए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हिंदी में कई बारी दूसरे दूसरे शब्द दे देते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। इंग्लिश में वो एक ही टर्म आएगा। इंटेलेक्चुअल क्राफ्टमैनशिप, ये जो मुहावरा है ये किसने प्रयोग किया था? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, सोरोकिन, C.W. मिल्स या फिर वेबलिन। किसने प्रयोग किया था? कार्ल मार्क्स, सोरोकिन, C.W. मिल या फिर वेबलिन। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। C.W. मिल्स ने बताया था इंटेलेक्चुअल क्राफ्टमैनशिप के बारे में। ये फ्रेज है, एक मुहावरा है जो कि इन्होंने यूज़ किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो कि कई बार ग्रुप में पूछा गया है और इस पे आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। सर्वोदय का विचार किसने दिया? इसको सर्वोदय को अंत्योदय भी कहीं कहीं पे लिख देते हैं और कहीं कहीं पे उसको सर्वोदय भी लिखते हैं। तो इसका विचार किसने दिया था? ऑप्शन है विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो ये विचार किसने दिया था? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है सी, महात्मा गांधी। इन्होंने सर्वोदय या फिर अंत्योदय का विचार दिया था। सी इसका राइट आंसर है। अच्छा, कल के वीडियो में एक क्वेश्चन था ग्रामीण संरचना से संबंधित। तो उसमें अगर ऑप्शन में आता है कि जाति व्यवस्था की, क्वेश्चन था कि ग्रामीण संरचना की आप कैसे पहचान कर सकते हैं। तो अगर ऑप्शन में आता है कि जाति व्यवस्था, जाति प्रथा, जाति वर्ग स्तरीकरण, इस तरीके का कुछ भी आता है, जाति पंचायत, तो आप जाति को मानिए, वरना तो फिर कृषि व्यवसाय, यही इसी को माना जाएगा पहचान का आधार। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसका मत है कि मानव विज्ञान अभी अपनी शैशवावस्था में है?
ऑप्शन है स्पेंसर, कॉम्टे, रेडक्लिफ ब्राउन या फिर मेलानोव्स्की। किसका मत है कि मानव विज्ञान अभी अपनी शैशवावस्था में है? किसने कहा था? स्पेंसर, कॉम्टे, रेडक्लिफ ब्राउन या फिर मेलानोव्स्की। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है रेडक्लिफ ब्राउन। ब्राउन का मानना था कि मानव विज्ञान यानी कि समाजशास्त्र, जो समाजशास्त्र है ये अभी अपनी शैशवावस्था में ही है, अभी इसका बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है, तो अभी अपनी प्रारंभिक स्टेज में ही है। रेडक्लिफ ब्राउन। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा कि व्यवहार बहुत हद तक सांस्कृतिक होता है लेकिन ये अपने आप में संस्कृति नहीं है? किसने ये बात बोली कि व्यवहार बहुत हद तक सांस्कृतिक होता है लेकिन ये अपने आप में संस्कृति नहीं है? ऑप्शन है सोरोकिन, टायलर, जॉनसन या फिर मैकाइवर। मतलब किसने ये माना कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो कल्चर से प्रेरित होता है, क्योंकि जब भी हम कुछ व्यवहार करते हैं तो उसमें हमारी संस्कृति की झलक हमको दिखती है, तो हमारा व्यवहार काफ़ी हद तक सांस्कृतिक होता है, लेकिन इसको हम पूर्णतया संस्कृति नहीं कह सकते हैं। संस्कृति जो है ये बहुत ही विशाल है, क्योंकि जैसे आपका व्यवहार संस्कृति से प्रेरित है, लेकिन कई बार आपकी संस्कृति कुछ और कहती है और आप अपना व्यवहार कुछ और तरीके से करते हैं, तो पूरी तरीके से हम इसको संस्कृति नहीं कह सकते। संस्कृति बहुत ही ब्रॉड टर्म है एक। किसने कहा था ये? सोरोकिन, टायलर, जॉनसन या फिर मैकाइवर ने। और इसका राइट आंसर है जॉनसन। जॉनसन ने कहा था कि व्यवहार बहुत हद तक सांस्कृतिक होता है लेकिन ये अपने आप में संस्कृति नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर है जॉनसन। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राम्य नगर अवधारणा का प्रयोग किसने किया? ग्राम्य नगर एक कॉन्सेप्ट है, इसे किसने बताया था? ऑप्शन है लुईस विर्थ, पार्क, गाल्पिन या फिर बर्गेल। तो किसने बताया था ग्राम्य नगर अवधारणा को? इसको इंग्लिश में बोलते हैं रर्बन। ग्राम्य नगर को बोलते हैं रर्बन एरिया। तो ये किसने बताया था? लुईस विर्थ, पार्क, गाल्पिन या फिर बर्गेल। इसका राइट आंसर है गाल्पिन। इन्होंने बताया था ग्राम्य नगर यानी रर्बन एरिया फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया था, एक ऐसा एरिया जहाँ पर गांव और नगर दोनों की विशेषताएं पाई जाती हों, या कह लो एक मध्य का क्षेत्र। मतलब एक तरफ आपका गांव है, एक तरफ आपका शहर है और बीच में कोई एरिया पड़ रहा है, तो उसको कहेंगे ग्राम्य नगर, रर्बन एरिया, जहाँ पर शहर की भी विशेषताएं हैं और गाँव की भी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये दिया था गाल्पिन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राम्य नगर की अवधारणा का भारतीय समाज पर किसने प्रयोग किया? जो ये कॉन्सेप्ट है इसको किसने इंडियन सोसाइटी पर अप्लाई किया और कहा कि भारत में भी ये चीज़ें पाई जाती हैं? किसने अपने अध्ययन में इस बात को माना था? ऑप्शन है एस.सी. दुबे, आंद्रे बेते, जी.एस. घुरिये, योगेंद्र सिंह। तो किसने माना था इस चीज़ को? किसने यूज़ किया था? ग्राम्य नगर जो कॉन्सेप्ट है इसको किसने यूज़ किया था? जल्दी से बताइए। और राइट आंसर है इसका जी.एस. घुरिये। जी.एस. घुरिये जिनको कहा जाता है इंडियन जो सोशोलॉजी है उसका फादर, भारतीय समाजशास्त्र का पिता, जी.एस. घुरिये को माना था। इन्होंने यूज़ किया था ग्राम्य नगर अवधारणा को और कहा था कि जो रर्बन एरिया है वहाँ पर सर्वाधिक अपराध होते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा होता ना कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पिछड़ा भी नहीं है, एक बीच का एरिया, ना तो पूरी तरीके से गांव है, ना तो प्रकृति के निकट और ना ही पूरी तरीके से शहर के निकट है, तो बीच वाला एरिया है ये यूज़ किया था जी.एस. घुरिये ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में भी आप लोगों को मोस्टली स्टूडेंट्स को इसमें डाउट है। क्वेश्चन है भारतीय समाज कार्य के जनक कौन है? इंडियन जो सोशल वर्क है उसके जनक कौन है? सोशियोलॉजी नहीं पूछ रहा है, सोशल वर्क पूछ रहा है, समाज कार्य। ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी, ए.के. सरन या फिर कुमारप्पा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
राधा कमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, ए.के. सरन या फिर कुमारप्पा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुमारप्पा। ये भारतीय समाज कार्य के जनक माने जाते हैं। ज़्यादातर लोगों को राधा कमल मुखर्जी और इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बट यहाँ पे समाज कार्य पूछ रहा है, ठीक है, तो ये डी माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक के लेखक कौन है? द ह्यूमन ग्रुप एक बुक है, काफ़ी फेमस पुस्तक है। इसके राइटर आपको बताने हैं। ऑप्शन है कूले, होमस, मैकाइवर या फिर आगबर्न। तो ये पुस्तक किसने लिखी थी? कई बार ये बुक पूछ लेता है और कई बार इसी नाम से हिंदी में अवधारणा को भी पूछ लेता है। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसका है ये? कूले, होमस, मैकाइवर या फिर आगबर्न। द ह्यूमन ग्रुप बुक के राइटर कौन है? जल्दी से बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज सी होमस। इनकी पुस्तक है द ह्यूमन ग्रुप। इसी में इन्होंने मानव समूह का जो अवधारणा है वो भी दिया था। कई बार ये ऐसे पूछ लेता है मानव समूह, और कई बार ऐसे बुक का नेम पूछ लेता है द ह्यूमन ग्रुप। तो दोनों ही आपको याद रखने हैं, जॉर्ज सी होमस की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जनजातीय परिप्रेक्ष्य में शिल्पकारिता के नियम का प्रयोग किसने किया था? और ये जो कॉन्सेप्ट है शिल्पकारिता का नियम, ये जिन्होंने भी प्रयोग किया था उन्होंने इसको सामाजिक नियंत्रण के एक साधन के तौर पर माना था। ऑप्शन है फ्रायड, टायलर, मालिनोवस्की या फिर वेबलिन। तो कौन है जिन्होंने जनजातीय परिप्रेक्ष्य में शिल्पकारिता के नियम को सामाजिक नियंत्रण से जोड़ करके बताया था? फ्रायड, टायलर, मालिनोवस्की या फिर वेबलिन। बताइए आंसर इसका। और इसका राइट आंसर है मालिनोवस्की। मालिनोवस्की ने शिल्पकारिता के नियम को बताया था जनजातीय परिप्रेक्ष्य में कि ये सामाजिक नियंत्रण के एक साधन के तौर पर कार्य करते हैं। वहाँ पर ये चीज़ें सामाजिक नियंत्रण के साधन के तौर पर कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है ये मैंने एक वीडियो में इसका आंसर बता दिया था, समथिंग रॉन्ग। तो अभी मुझे इसका एग्जैक्ट जो रेफरेंस है वो मिल गया है, तो मैंने सोचा आप लोगों को क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन है 6 प्रकार के सामान्यीकरण समाज विज्ञान में किसने प्रस्तुत किए थे? 6 प्रकार के सामान्यीकरण समाज विज्ञान में किसने प्रस्तुत किए थे? ऑप्शन है बॉटोमोर, जिन्सबर्ग, इमैनुअल कांट या फिर कोहेन। तो किसने 6 प्रकार के सामान्यीकरण समाज विज्ञान में प्रस्तुत किए हैं? बॉटोमोर, जिन्सबर्ग, इमैनुअल कांट या फिर कोहेन। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इन दो में कन्फ्यूज़न है, बॉटोमोर और जिन्सबर्ग में। जल्दी से बताइए कौन होंगे दोनों में से? 6 प्रकार के सामान्यीकरण समाज विज्ञान में किसने बताए हैं? बॉटोमोर या फिर जिन्सबर्ग। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये जिन्सबर्ग है। पहले की वीडियो में मैंने इसका बॉटोमोर बताया था क्योंकि कुछ बुक्स में इसका बॉटोमोर दिया है, बट वो एग्जैक्ट नहीं है। इसका राइट आंसर जिन्सबर्ग है, तो इसको आप याद रखिएगा, जिन्सबर्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये कब आया था? 1850, 1856, 1865 या फिर 1885। इसका भी आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो बी है, 1856। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस काफ़ी यूज़फुल लगे होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।